हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 7वां लेक्चर है। हम लोगों ने 6 लेक्चर तक सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। और पिछले लेक्चर 6 में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये हमारा 7वां लेक्चर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर चुका था, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक हमारा वो कैटलिस्ट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और वो क्वेश्चन था रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच का रिलेशन था, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच के रिलेशन से रिलेटेड वो एक क्वेश्चन था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बराबर कब होता है? जब हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर हो जाता है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा रखा है, ठीक है। और अगर इसको सिंपल शब्दों में लिखें तो क्या होगा? यहां से अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहें तो 1 बाय ये जो मैं ए क्या है यहाँ पे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय dt। सॉरी, ये यहाँ पे चेंज ऐसे नहीं होगा। और अगर प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहे, प्रोडक्ट के लिए अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हुआ तो यहां से, ठीक है। और ये तो हुआ हमारा एवरेज, ठीक। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अगर हम इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना चाहें तो उस केस में भी ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। dr बाई dt 1 बाई b dp बाई dt, ठीक। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको दे देगा, ठीक। और रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ लेगा, ठीक। तो उस केस में क्या करना है? जिस भी केमिकल रिएक्शन के बारे में तुम्हें डेटा दिया रहेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया रहेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। या नहीं तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस अगर आपको पूछता है तो उस केस में हमें स्टोइकियोमेट्रिक से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये इधर आ जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ठीक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा रखे हैं। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हमने बताया था, जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उस समय मैंने बताया था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपको दे रखा है, ठीक है, कोई भी रैंडम कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे रखा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो हम इसका रेट लो, ठीक है, रेट लो इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है? 1। अगर मैं यहाँ ए ले लूं इसका तो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ऑर्डर उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? ए। ये क्या है हमारा? ऑर्डर। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्री हुआ तो, और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा की आवश्यकता पड़ेगी और उसके मदद से हम फिर ऑर्डर निकाल सकते हैं। या नहीं तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है और उसका डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखा है आपको स्टेप वाइज, ठीक है, तो फिर हम उसमें ये फाइंड करेंगे कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। फिर स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग टू हम रेट लो इक्वेशन लिखेंगे। फिर उसमें से जो अननोन कंसंट्रेशन टर्म आएगा उसको हम नोन कंसंट्रेशन टर्म के टर्म में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है। हम उस थ्योरेटिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन है
तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें क्या होगा, हमें कुछ डेटा दे रखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, और फिर उस डेटा का यूज करके हम क्या करेंगे, रेट ऑफ ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ये एक क्वेश्चन, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का हमें ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें ये डेटा दे रखा है, थोड़ा लैंग्वेज के टर्म में हमें दे रखा है डेटा, ठीक है। मैं जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, कि कैसे हम ऑर्डर किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, कैसे निकालते हैं, वो एलिमेंट्री हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, अगर हमें डेटा दे रखा है तो उसके मदद से हम कैसे ऑर्डर निकालते हैं, वो मैंने वहां पे बताया था। एक क्वेश्चन और लूंगा और ये एक क्वेश्चन है, हम यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हमें अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन, अगर यदि इस क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर मेंशन रहता कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, हम इस इक्वेशन का रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, के ए का कंसंट्रेशन और इसका पावर क्या हो जाता है 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए का 2 और बी का 1, ठीक, और यहां से हमारे पास ऑर्डर क्या जाता है, टोटल 3, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हमें दोनों पढ़ना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, ए के रिस्पेक्ट में कितना है 2, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, ठीक है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है यहाँ पे 1। ये सही कब होगा, इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट हाँ हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है, और हम इस एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करने में, ठीक है। वो हो सकता है कि उसका ऑर्डर फाइनल ऑर्डर 3 आए, ठीक है, मैच कर सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ, मैच नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैंने एक कंडीशन आपको बता दिया कि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो इसे हम कैसे सॉल्व करते, डायरेक्ट रेट लॉ इक्वेशन लिखते और फिर हम सीधा ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहां मेंशन नहीं है तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल जो डेटा दिया गया है इसका यूज करके कैलकुलेट करेंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन क्या दिया हुआ था, 2A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, यही था। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर हमें ये पता नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, तो जो हम सबसे पहले ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, कितने हैं रिएक्टेंट A और B, रिएक्टेंट लिख दिया, और इसका इसका पावर जो है वो हम यहाँ पे एक अननोन x ले लेंगे और दूसरा अननोन y ले लेंगे। हम यहाँ पे 2 और 1 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर एलिमेंट्री रहता तब तो हम 2 और 1 रख देते, और कॉम्प्लेक्स रहता तो भी हम यहाँ पे 2 और 1 नहीं रखते, उस केस में भी हम यहाँ पे x और y ही रखते, ठीक है। ये हमारा जनरल रेट लॉ इक्वेशन आ गया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें डेटा दे रखा है उसके ऊपर। देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये जो है ये अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है, A का कंसंट्रेशन। जब हम A का कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और सिर्फ A का ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ओनली यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली, हम B का कंसंट्रेशन को हम छेड़छाड़ नहीं करते, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 गुना हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर हम इसको रेट को R से डिनोट कर दें, ठीक है, x y, ये हमारा
पहला इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम बी को कुछ नहीं कर रहे हैं, ए को जब हम डबल कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा कब, ये 4 टाइम हो जाएगा कब, जब हम ए का कंसंट्रेशन को ए की जगह पे 2A पुट कर देंगे। बात समझ में आई। और यहां से बी को हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप लोग देख लो। ठीक है, फर्स्ट लाइन को पढ़ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड ओनली, बी को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो रेट के उस पार जो हमारे टर्म्स है रिएक्टेंट के, वो कैंसिल हो रहे हैं क्या। ठीक है, और यहां देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हाँ बी कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। यहीं पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग फिर से इसको इक्वेशन को नीचे लिखना। चलो मैं भी लिख देता हूं इसे, 4 इज इक्वल टू के 2। देखो अब 2a का कंप्लीट पावर क्या है, x। ठीक है, तो ये पावर जो 2 के साथ भी आएगा और x के साथ भी आएगा। बात समझ में आई, 2 के साथ भी पावर x और a के साथ भी पावर x, और यहां पे b का पावर x था। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 को देखो इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, क्योंकि पावर इन दोनों के ऊपर सेम ही पावर है, तो जब दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। हमें इस इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। क्या होगा, r इज इक्वल टू के ए का पावर x और b का पावर y। ठीक है, अब देखो यहां पे r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और a टू द पावर x से a टू द पावर ये कैंसिल हो जाएगा, b टू द पावर y से b टू द पावर y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा क्या है वो हम लिखेंगे। इधर अगर हम इक्वल के इस साइड देखें तो क्या बचा है हमारा, 4/1। इक्वल के उस साइड अगर ले जाएं तो हमारे पास क्या बचा है, 2 टू द पावर x बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, अब देखो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इधर भी 2 टू द पावर x। अब आपको पता होगा कि जब भी दो नंबर, ठीक है, जब भी इक्वल की साइड दो नंबर हैं और इन दोनों का अगर बेस सेम है, ठीक है, और वो दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है, तो उनका पावर भी क्या होता है, इक्वल होता है। देखो बेस सेम है हमारा 2, तो यहां पे इसका जो पावर है ना वही पावर इसका भी होगा। ठीक है, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2। ठीक, x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2। अब देखो, अब फिर से हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में और आगे क्या दे रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। पहला कंडीशन जो दे रखा था हमने उसका यूज करके x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आ गए हम दूसरे कंडीशन पे, एंड व्हेन x एंड y बोथ डबल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स। जब हम a और b दोनों को डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा, 8 टाइम हो रहा है। कब, जब हम a को भी a की जगह पे 2a ले रहे हैं और b को भी b की जगह पे 2b ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। मैंने एक जनरल इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन लिखा, कंडीशन 1 को लगाया तो हमें इक्वेशन 2 मिल गया, और कंडीशन 2 को लगाया तो हमें इक्वेशन 3 मिल गया। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, हमें यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से। नेक्स्ट पेज पे, ठीक, क्या था हमारा इक्वेशन 3, 8r इज इक्वल टू k 2 टू द पावर 2a टू द पावर x एंड 2b टू द पावर y। ये हमारा इक्वेशन 3 था। और इक्वेशन 2 क्या था हमारा, r इज इक्वल टू k a टू द पावर x और b टू द पावर y। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखो ये हमारा इक्वेशन 1 था, हमें करना क्या है, इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है
1 से। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आप 8r/r इज इक्वल टू के। अब देखो 2a का कंप्लीट पावर x है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को। 2 का पावर भी x हो जाएगा और a का पावर भी x हो जाएगा। वैसे ही b वाले केस में भी 2 का पावर y और b का पावर y। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा k और a का पावर x और b का पावर y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, k से k कैंसल, इधर r से r कैंसल, इधर a टू द पावर x से ये कैंसल और इससे ये कैंसल। ठीक है, क्या होगा, इधर 8 बचेगा इज इक्वल टू ऊपर 2x एंड 2y बचा और नीचे 1। ठीक है, अभी पीछे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी, कितना है 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। x 2 टू द पावर x है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे 4 2x। ठीक है, अब देखो यहां से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। क्या बनेगा यहां से 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, और यहां से जब इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से 1। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम x और y की वैल्यू जनरल रेट लॉ इक्वेशन जो हमने लिखा था, ये इक्वेशन 1, इसमें हम अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा यहां से रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर x था, x की वैल्यू 2 आई है और b टू द पावर y है, वो y का वैल्यू क्या आया है 1। बात समझ में आया। हम इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे जब हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम देखो अब यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो जब हमने फर्स्ट में ही केस बना करके जब ऑर्डर लिखा था कि अगर हमने मान लिया था कि ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो उस टाइम पे जो ऑर्डर आया था कुछ वैसा ही ऑर्डर यहाँ पे भी आया है जब कैलकुलेट किया तब। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा की मदद से हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन से जो हमें ऑर्डर मिलेगा उसके साथ मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, बट अगर एलिमेंट्री रिएक्शन कह दिया है तब तो हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, और अगर नहीं कहा है तो जो डेटा दिया गया है हम उसका यूज करके ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा यहां से, ओवरऑल ऑर्डर 3, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 2 हो जाएगा, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा यहां से 1। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, कैसे हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हाँ भाई, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक जनरल केमिकल रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, 3a + 2b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है और हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है। ये हमें पीछे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा था वो लैंग्वेज के टर्म में दे रखा था, बट यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो टेबल बना करके मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इस डेटा का, एक्सपेरिमेंटल डेटा का हम यूज करेंगे और फाइनली ऑर्डर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम पहला केस मान लेते हैं कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन रहा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन रहा तो उस केस में रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, खुद से लिखने की कोशिश करो प्लीज, कि अगर ये रिएक्शन जो दे रखा है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कह देता क्वेश्चन में पहले से ही, तो इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या होता और ऑर्डर क्या होता। ठीक, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो रेट लॉ क्या होता, रेट लॉ इक्वेशन के ए का कंसंट्रेशन पावर 3, ठीक है, और बी का कंसंट्रेशन पावर 2। ऑर्डर क्या यहां से आ जाता, ऑर्डर यहां से आ जाता हमारा 3 2 5। ठीक है, 3 + 2 = 5, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है यहां से 3, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अगर बी में कैलकुलेट करता तो क्या हो जाता है यहां से 2।
अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन रहता तो, जब हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, तो हम फिर वही पुराना मेथड यूज करेंगे इसका ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। देखो कैसे, हमें एक जनरल केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, 3A + 2B क्या बना रहा है हमारे यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसका जनरल रेट लॉ इक्वेशन अगर मैं आपसे लिखने के लिए कहूं तो कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू, अच्छा केमिकल रिएक्शन यही था ना, देख लो एक बार, 3A + 2B, 3A + 2B, ठीक है। तो क्या होता है यहां से, वही पुरानी तरीका, पावर x और पावर y ले लेंगे, इक्वेशन 1 मैंने मान लिया इसे, ठीक है। अब हम जो दे रखा है डेटा, पिछले वाले में क्या था कि लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा था, सीधा A को डबल B को डबल कर रहा था और रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रहा था, हाफ कर रहा था, 4 टाइम्स कर रहा था, 8 टाइम्स कर रहा था। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट जो है ना उसका मैथमेटिकल वैल्यू दे रखा है। देखो कैसे, जब इनिशियली हम A का कंसंट्रेशन 0.1 लेंगे, B का कंसंट्रेशन 0.1 लेंगे, उस टाइम हमारा जो रिएक्शन है, इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन है, वो क्या है हमारा 2 × 10⁻³ चलो इसको पुट करते हैं उसमें। रेट क्या था, 2 × 10⁻³ कब, जब A कितना था हमारा 0.1 और B कितना था 0.1, ध्यान से देख लो एक बार इसे, ठीक है। रेट क्या हो गया हमारा 2 × 10⁻³, एक 0.1 और B 0.1, पहला कंडीशन यही है। यहां से हमें मिल गया क्या, दूसरा कंडीशन, दूसरा इक्वेशन, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे A का कंसंट्रेशन 0.1, B का कंसंट्रेशन 0.2 और रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻³ पुट करते हैं इसे हम इक्वेशन में। क्या है 1 × 10⁻³ A का कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या थी 0.1 और B का 0.2, A का क्या है हमारा 0.1 x और B का 0.2 y, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, नाउ इक्वेशन जो 3 है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा यहां से हमारे पास 1 × 10⁻³ और इधर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³, ठीक है, इक्वल टू क्या यहाँ पे k 0.1 x और 0.2 y, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया यहां से k 0.1 पावर x और 0.1 y, ठीक है। यहां तक समझ में आया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो हमें डेटा दे रखा था एक्सपेरिमेंटल डेटा, हमने जनरल रेट लॉ इक्वेशन में पुट किया, 2 इक्वेशन बनाए और उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल क्या क्या होंगे, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो A का कंसंट्रेशन यहां भी जो था, यहाँ पे भी 0.1 था और यहाँ भी 0.1 था, तो ये यहाँ पे सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो ऊपर और नीचे 2 नंबर का जो पावर है, ऊपर जो नंबर दे रखा है 0.2 और नीचे जो नंबर दे रखा है 0.1, ठीक है, इन दोनों का पावर सेम है। जब पावर अगर सेम है तो इन दोनों का रेशियो का ओवरऑल पावर सेम होगा, ठीक है। देखो कैसे, इधर क्या बचेगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू, इधर सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा हमारा यहाँ पे 0.2 पावर y और 0.1 पावर y। पावर अगर सेम है तो ये 2 नंबर है ना वो एक ही पावर के अंदर आ जाएंगे। देखो ये कैसे होगा 1/2 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 और ये कंप्लीट पावर y, ठीक। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा यहां, अब देखो यहाँ पे 2 ऊपर है 1 नीचे, लेकिन यहाँ पे 2 नीचे 1 ऊपर है, तो हम इसको ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। क्या करना पड़ेगा, इसका जो पावर है उसको पावर हमें माइनस कर देना पड़ेगा, -1, ठीक, इज इक्वल टू यहां से
2 टू द पावर, ठीक है, क्या होगा y। अब जब नंबर सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा इक्वल। यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी हमने दो कंडीशंस का यूज करके एक वैल्यू फाइंड कर लिया y का। अब हम आते हैं दिए गए तीसरे कंडीशंस के ऊपर। क्या दे रखा है, जब a का कंसंट्रेशन क्या होगा 0.2 और b का कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है। a का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, यहां पे a का कंसंट्रेशन है 0.2 पावर x और b का 0.1 y, ठीक है। a का क्या है 0.2 और b का क्या है 0.1, ठीक ठीक है। और उस टाइम पे हमारा रेट क्या होगा 4 × 10 टू द पावर -3, 4 × 10 टू द पावर -3, ठीक। ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन 4। ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगा दोनों से, ठीक है। बट मैं यहां पे क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन में 4 में क्या था 4 × 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 में क्या है हमारा, इक्वेशन 2 में 2 × 10 टू द पावर -3, 2 × 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन 0.2 था पावर x और b का 0.1 पावर y, इक्वेशन 4 वाली केस में। अब इक्वेशन 2 का क्या है, इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 में a का 0.1 और b का भी 0.1, ठीक, के 0.1 x और 0.1 y, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमें इसमें जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करना है, बाद में फिर इक्वेट कर देना है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा यहां से 2 इज इक्वल टू 0.2 0.1 पावर x। देखो पावर क्या हमारा सेम है, ठीक है, x, तो जो दो नंबर है जो बेस है वो एक ही पावर के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, यहां से 2 टू द पावर x, और जब इक्वेट करोगे x की वैल्यू यहां से मिल गई हमें 1। समझ में आया, हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब इस x और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जनरल रेट लॉ इक्वेशन जो हमने लिख रखा है x और y के टर्म में, ठीक है, इक्वेशन 1, इसमें क्या करेंगे हम पुट कर देंगे। क्या था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन क्या आया है यहाँ पे 1, x की वैल्यू 1 आई है ना, और y की वैल्यू -1, तो b टू द पावर -1। समझ में आई, ठीक है, या तो समझ में आया। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा a। देखो मैंने बताया था ना आपको, जब मैं पढ़ा रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उस टाइम मैंने बताया था कि ऑर्डर की वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में जा सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और निगेटिव नंबर भी होता है कभी कभी, ठीक है, होता है। लेकिन देखो उस प्रकार का एक एग्जांपल ये है, जब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ रहा है हमारा -1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है हमारा 1, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है कैसे, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आपको इस टॉपिक से नहीं पूछेगा, ठीक है। आते हैं हम अब अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। पहले हमने रेट लॉ इक्वेशन बताया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, अब ऑर्डर में से में जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसे जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को करने से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या शुरू होने जा रहा है यहाँ पे हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, काफी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने दिया है,
ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक। तो पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो रेट लॉ आया था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखना चाहूंगा। रेट लॉ इक्वेशन क्या आया था हमारा? रेट लॉ इक्वेशन आया था के और a टू द पावर 0 होने की वजह से ये रेट क्या हो गया था फाइनली के, ठीक। और जब हमने इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाला था, जो हमारे पास इक्वेशन आया था वो क्या आया था? अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे जाकर अपना हमारा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो लेक्चर है उसे देख लें, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लियरली। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने जा रहा हूँ। उसका इक्वेशन मैं ड्राइव भी करवाया था जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है उसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। क्या आया था हमारा? आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी पे इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी 0 वाले पे माइनस के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा कि कोई एक रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले ही बोल दिया कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टी हाफ दे रखा है कितना? 20 मिनट, ठीक है। देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, हम पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले में क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हाफ लाइफ दे रखा है, ठीक है। टी हाफ क्या दे रखा है? 20 मिनट। टी हाफ 20 मिनट दे रखा है। टी हाफ का मतलब क्या होता है? जब रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया, सपोज कि कोई रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एट टाइम टी 0 इनिशियली जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, एट टाइम टी 0 पे अगर इस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है, ठीक है, R0 है, तो इस R0 से जितना इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उससे आधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टी हाफ, ठीक है। एट टी हाफ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या बचेगा हमारा? टी R0/2। अगर आधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना? आधा, ठीक है। तो इस टाइम को हम क्या कहते थे? टी हाफ। हम पुट कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा? R0 और ये क्या हो गया हमारा R। इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में। यहां से क्या मिल जाएगा हमें? R0/2 और यहां से R0 माइनस KT, ठीक है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। इसको बस सॉल्व करना है, जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या मिल जाएगा यहाँ से? KT, ये T हाफ हो जाएगा। जैसे ही हम R की वैल्यू R0/2 पुट करेंगे, ये टाइम जो है ना वो T से T हाफ बन जाएगा। यहाँ से क्या बन गया? ये T हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहां से मिलेगा आपको T हाफ इज इक्वल टू R0/2K, ठीक है, 2K। अब देखो क्या होगा, यहां से हम यहां से R0/K की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। R0/K क्या हो जाएगा हमारा? 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, ठीक है, T हाफ R0/K इज इक्वल टू 40 मिनट। देखो अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था डेटा, उसके मदद से हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट डेटा कैलकुलेट कर लिया R0/K का, जिसका हम यूज करेंगे आगे। जनरली फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आता है अगर आपको, ठीक है, तो जो डेटा आपको दे रखा है उसके यूज से हम क्या करेंगे? पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की मदद से रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे R0 रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट दोनों के टर्म में हमें एक वैल्यू मिल गया, ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यहां तक तो हमने क्या किया है? जो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, उसी के मदद से कुछ सिग्निफिकेंट डेटा और हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। 50% कंप्लीट होने में हमें क्या दे रखा है? 20 मिनट, ठीक है। तो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा?
आइए हम इस पे अब चर्चा करते हैं। पहले क्या है कि कोई एक ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एट टाइम टी 0 पे इसका आर नॉट होगा। 75% कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि 25% रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है। इस इक्वेशन में ये जो आर की वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये होता है कि अभी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ है। तो जब क्वेश्चन में कह रखा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी रिएक्टेंट का अमाउंट जो है रिएक्शन में वो 25% बचा हुआ है, ठीक है, एट टाइम टी जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है, एट टाइम टी जो हमें कैलकुलेट करना है, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा 25% अभी भी जो है वो रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ रहेगा, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो यहां से आर नॉट बाई 4 आएगा या 0.25 आर नॉट, क्योंकि जब परसेंटेज को हटाना चाहोगे 100 से डिवाइड करोगे 25 500 आर नॉट, ठीक है। तो हमें आर की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना, हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक। देखो कैसे, क्या इक्वेशन, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। आर की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, आर नॉट बाई 4, आर नॉट बाई 4 इज इक्वल टू आर नॉट को हम आर नॉट छोड़ देंगे ऐसा ही, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। हमें इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि 75% कंप्लीट होने, मतलब कि अभी भी 25% बचा हुआ है, इतना रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो कैसे कह रहे, फिर से हम इसको इधर ले आएंगे इक्वल की इस साइड, और आर नॉट बाई 4 को उस साइड ले जाएंगे। देखो क्या होगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 4 हो गया, ठीक है, आर नॉट बाई 4 हो गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा के टी इज इक्वल टू 3/4 आर नॉट, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। क्या है हमारे पास अभी, के टी इज इक्वल टू 3/4 आर नॉट, ठीक है। हमें यहां से टाइम टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, के को उस साइड इक्वल के उस साइड भेज देंगे। क्या हो जाएगा यहां से 3/4 आर नॉट बाई के। अभी जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें डेटा हाफ लाइफ का, उसकी मदद से हमने आर नॉट बाई के का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, जो क्या है हमारा 40 मिनट, ठीक है। हम इस वैल्यू को सीधा यहां पे पुट कर देंगे, हमें यहां से जो टाइम चाहिए, ठीक है, वो हमें यहां से मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट बाई के की जगह पे क्या लिखना है हमें 40 मिनट, यहां से ये 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो जो टाइम है वो 30 मिनट लगेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर 20 मिनट लग रहा है उस केमिकल रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में, तो 30 मिनट लगेगा कितना, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है। ये था हमारा हाफ लाइफ का इक्वेशन, जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना। मैंने यहां पे ड्राइव करके बता दिया एक बार, लेकिन जैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ऑर्डर जीरो है तो वो कांस्टेंट होगा रेट के बराबर, आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से जो क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। टाइम की वैल्यू यहां पे क्या होगी 30 मिनट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्या बोल रहा है, लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होगी, इस रिएक्शन का लाइफ टाइम का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ था कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ था कि 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका था, बचा कितना था 25%। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि वो टाइम हमें फाइंड करना है जब रिएक्टेंट का अमाउंट हमारा रिएक्शन में क्या हो, 0 हो। बस समझ में आई। अगर ए हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियली क्या होगा, हमारा T0 पे R नॉट होगा। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम जब 100%, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हो, तो वो समय जो 100% कंप्लीशन में जो समय लगेगा वो समय हमें फाइंड करना है। जब रिएक्टेंट हमारा 100%
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना रिएक्शन में, 0। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। आर नॉट की जगह पे आर नॉट होगा, आर की जगह पे 0 पुट करना है, हमें टाइम की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो कैसे, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी होता है। ठीक है, आर नॉट माइनस के टी होता है। आर की जगह पे हमें 0 पुट करना है, आर नॉट ही होगा और के टी। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू आर नॉट बाई के। ठीक है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हो आप लोग। अब देखो आर नॉट बाई के की जो वैल्यू है हाफ लाइफ की मदद से हमने कैलकुलेट कर रखा है, क्या है हमारा 40 मिनट। यहां से लाइफ टाइम क्या आ गया हमारा, यहाँ इसका 40 मिनट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अगर लिखना चाहो तो t इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर नॉट बाई के, और आर नॉट बाई के का वैल्यू क्या आया था, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा और लाइफ टाइम की बात करेगा, ठीक है, उस टाइम हम डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज करेंगे और जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। इसे याद रखना। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। ठीक है, ये था हमारा 1 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मच रिएक्टेंट रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर 32 मिनट। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक आपको ये कह रहा था क्वेश्चन में कि 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अब आपको कह रहा है कि आपको समय दे दिया, टाइम दे दिया है, उस टाइम पे कितना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 32 मिनट में कितना रिएक्टेंट हमारा बचा रहेगा, मतलब उसको जैसे ही हम 1 से या 100 से माइनस करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से हम उसी इक्वेशन को लिखेंगे। हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एट टाइम टी 0 पे हमारा आर नॉट अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो हमें एट टाइम टी 32 मिनट पे, ठीक है, हमें 32 मिनट पे रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचा रह जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम एट 32 मिनट पे रिएक्टेंट का अमाउंट x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पुट कर देना हमें उसी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में। क्या था, r इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। आर की वैल्यू क्या होगी, x, ठीक है, और आर नॉट ही रहेगी, माइनस के टी की वैल्यू क्या है, अच्छा के तो ये ऐसा ही रहेगा। टी की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, 32 मिनट। ठीक है, 32 मिनट, बस है भाई। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल टू, अब आर नॉट, अब देखो फिर से वही हाफ लाइफ जो आया था हमारा, हाफ लाइफ की मदद से जो हमने इक्वेशन ड्राइव कर रखा था वो क्या था हमारा यहाँ पे, की, ठीक है, इज इक्वल टू कितना था, 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट। ठीक है, अब यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, आर नॉट बाई 40 हो जाएगा। अब k की वैल्यू हम इस केस में पुट कर देंगे, यहां से क्या आएगा हमारे पास, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 32 मिनट। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 पचे 40। x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा हमारे पास, जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -4 आर नॉट बाई 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें आसानी से सॉल्व कर लेना है। k इज इक्वल टू, वहां से जो वैल्यू आएगा वो आर नॉट बाई 5 होगा। ठीक है, आर नॉट बाई 5, मतलब कि 32 मिनट के बाद हमारा जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो आर नॉट बाई 5 बचा रह जाएगा। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 20। x इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से 20%। ठीक है, 32 मिनट रिएक्शन हो जाने के बाद 20% हमारा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। तो जो
कन्वर्ट होगा वो कितना होगा, 80% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 80%, अगर 20% बचा रह जा रहा है मतलब क्या हुआ, 80% हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, 80% कंप्लीशन। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसका पहला आंसर, इसमें से जो इक्वेशन मैं बताते जा रहा हूं, ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना। यहां से जो ये इक्वेशन आया हमारा लाइफ टाइम का, ये क्या हमारा लाइफ टाइम का, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना इसे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक, तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 50 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में चर्चा कर लेते पहले। अगर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, रेट क्या होगा इसका, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। ठीक है, और इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, आर। ठीक है, मैंने ए की जगह पे आर कंसीडर करके सारा डेरिवेशन करवा रखा है पिछले लेक्चर्स में, मैं यहां पे ए ही ये आर ही यूज करूंगा। ठीक है, ठीक, तो यहां से रेट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का पावर 1। अब अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखना चाहें आप तो क्या होगा, हमने सारा ड्राइव करवा रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पिछला लेक्चर आप जाके देख ले। क्या होगा, यहां से R इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ई टू द पावर के टी, जहां पे ये R है, ये क्या हमें बताता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पे। एट टाइम टी पे कितना अभी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ है, वो क्या है हमारा R। ठीक, R नॉट क्या हमें यहां पे बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T क्या है हमारा टाइम, और K क्या है हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक, और इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन जो हमने यूज किया था वो क्या था हमारा, ln R नॉट बाई R इज इक्वल टू के टी। और जब इस नेचुरल लॉग ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किए थे तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जिसका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से लॉग 2.kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग R नॉट बाई R। ठीक है, और जब इसका हाफ लाइफ हम कैलकुलेट किए थे, ठीक है, तो क्या आया था हमारा हाफ लाइफ का इक्वेशन, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, ये हो गया इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो मैंने यहां पे अब लिख दिए। ठीक है, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक, देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होने में 50 मिनट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जनरल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एट टाइम t0 पे, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन क्या होगा R नॉट। ठीक है, एट टाइम 50 मिनट पे, 50 मिनट पे क्या हो रहा है कि 50 मिनट पे 20% कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब कि जो रिएक्टेंट है 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है 80%। ठीक है, बच कितना रहा है 80%। ठीक है, कितना बच रहा है हमारा 80%।
80% ऑफ आर नॉट, ये हमारा बच रहा है। ठीक है, जब परसेंटेज को हटाओगे तो यहां से मिल जाएगा हमारा 0.8 आर नॉट। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, इनमें से जो दिया गया डेटा है उसकी मदद से हम पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो दिया गया डेटा उससे हम पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसकी मदद से जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। देखो कैसे, हमारे पास दो डेटा हमें दे रखा है। 50 मिनट पे जो रिएक्टेंट है वो हमारा 80% बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं किसका, लॉग KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग R नॉट बाई R। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जनरली इक्वेशन यूज होता है वो यही इक्वेशन यूज होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें K का वैल्यू पता नहीं है, छोड़ देंगे वैसे ही। हमें टाइम पता है कितना, 50 मिनट, 2.303 लॉग। ठीक है, आर नॉट क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके साथ हमें कुछ करना नहीं। आर क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, एट गिवन टाइम 50 मिनट पे कितना बचा है हमारा, 80%, जो कि क्या है हमारा 0.8 आर नॉट। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, और यहां से जब सॉल्व करोगे इसे तो लॉग 10/8 आएगा। ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लॉग के अंदर 10/8 को फिर से सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, दो बार से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5 और नीचे 4। ठीक है, इसे अगर फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या बचेगा, यहाँ से फाइनली 5/4। ठीक है, हमें जो डेटा दे रखा था उससे अब हमें एक जो हमें वैल्यू मिला है, ठीक है, सिग्निफिकेंट मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हमें मिला वो क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, ये तो अभी था हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया। अब हम जो पूछा है उसके बारे में देखते हैं, क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। ठीक है, 60% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या होगा कि 60% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बचा गया कितना, 40%। ठीक है, देखो क्या होगा, यहां से R से प्रोडक्ट में जा रहा है, 0 से R नॉट है। हमें टाइम फाइंड करना है जब 60% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 40% बचा रहेगा। 40% ऑफ R नॉट क्या आ जाएगा, यहां से 0.4 R नॉट। ठीक है, पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब की बार हमें इस T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या होगा, यहां से KT इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग R नॉट, तो R नॉट रहेगा और नीचे R की वैल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 0.4 R नॉट। ठीक है, इसे और फर्दर से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे यहां से, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 0.4 है, ऊपर 10 हो जाएगा, और 10/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहां से 5/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम यहां से जो K की वैल्यू आई है उसे यहां पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, यहां से टाइम इज इक्वल टू 2.303 लॉग 5/2 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, अब इसमें हम K की जगह पे ये वैल्यू उठा के वहां पे हम पुट कर देंगे, हमें जो है वो टाइम मिल जाएगा। क्या था, टाइम इज इक्वल टू 2.303 K लॉग 5/4, सॉरी 5/2 था, 5/2 था, और यहां पे हमारे पास क्या है 5/4। ठीक है, 5/4, तो T इज इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू था 2.303 डिवाइड बाई 50 लॉग 5/4। ठीक है, 5/4 का डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 1.25, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, इसे 1.25 ही आएगा। यहां से 2.303 डिवाइडेड बाई 50 लॉग
1.25 और साथ में यहाँ पे क्या आएगा हमारा log, ये 5/2 क्या होगा हमारा 2.5। ठीक है, इसे अब फर्दर सॉल्व करना हमें। t इज इक्वल टू ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 नीचे है, 50 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, log 2.5 और log 1.25। अब देखो log की वैल्यू खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज करके, और जो फाइनल आंसर यहां से आएगा वो मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, पहले log 2.5 की वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके बाद फिर नीचे log 1.25 की वैल्यू कैलकुलेट करना, दोनों को डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा यहां से 4106269, और फाइनली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से टाइम आएगा वो आएगा हमारा 25.31 मिनट। ठीक है, ये हमारा टाइम है किसके लिए 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या है 205 मिनट लगेगा उसे 60% ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 205 मिनट टाइम लगेगा। ठीक, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, क्या करना हमें R0 की जगह पे पुट कर देना है, क्या ये R की जगह पे R0/2 हमें पुट कर देना है। देखो कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था पहला वाला, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से वही हम बना लेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली टाइम t0 पे क्या होगा ये R0, हमें t हाफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिंपल, जो हमारे पास इक्वेशन आया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे। क्या था KT इज इक्वल टू 2.303 log R0/R। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे KT ये T हाफ हो जाएगा जैसे ही हम R की जगह पे R0/2 पुट करेंगे, 2.303 log R0 डिवाइडेड बाई R0/2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से KT1/2, सीधा मैं यहां से लिखता हूं T हाफ इज इक्वल टू 2.303 और log 2 यहां से आ जाएगा और डिवाइडेड बाई K। जब 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 2 को सॉल्व करोगे तो जो फाइनल हमें मिलेगा रिजल्ट वो क्या है हमारे यहां से, उसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, अब हमें क्या करना है T हाफ कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या चाहिए हमें K की वैल्यू चाहिए। K की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, पीछे जो हमने यहां से K की वैल्यू यहां से। ठीक है, K की वैल्यू जब इसे सॉल्व करोगे क्या था हमारा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50 log 1.25। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से K की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K का जो वैल्यू है वो क्या आएगा हमारा, इसे कैलकुलेट कर लेना, काफी आसान है, मैं इसका डायरेक्ट यहां पे रिजल्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 46367। ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके हमें इस हाफ लाइफ वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, 693 डिवाइडेड बाई 0.0044637, और यहां से जो हमें हाफ लाइफ मिलेगा T हाफ को क्या मिलेगा, इसे प्लीज आप अपने से कैलकुलेट कर लेना, काफी आसान है, 155.25 मिनट, मतलब कि आधा रिएक्शन को कंप्लीट होने में 155 मिनट लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। ठीक है, आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर से वही कि पहले आपको कह रहा था कि इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, कितना समय लगेगा। ठीक है, 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 60% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है। अब बता दिया कि 80 मिनट में, ठीक है, 80 मिनट में
कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कितना परसेंट हमारे पास बचा रहेगा, ठीक है। हाउ मच रिएक्टेंट रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब 80 मिनट में हमारे पास रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा रहेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, काफी आसान है, खुद से इसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एट टाइम t 0 पे हमारा क्या होगा, R0 होगा वैल्यू, ठीक है। हमें 80 मिनट पे, ठीक है, 80 मिनट पे जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट क्या बची रह जाएगी रिएक्शन में, वो हमें कैलकुलेट करना है, जिसे मैंने x मान लिया, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो इक्वेशन यहां पे हमने यूज किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, हाँ, इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हमें एट गिवन टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, उस टाइम पे हम इक्वेशन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल वाला इक्वेशन KT, क्योंकि यहां से हमें डायरेक्ट एट गिवन टाइम t पे रिएक्टेंट का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें हमें इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। देखो क्या होगा, R0 रहेगा, E माइनस K की वैल्यू देखो यहां पे है, K की वैल्यू यहां से उठा के वहां पे पुट करना है, ठीक है। क्या होगा 0.00446367 मल्टीप्लाइड बाई 80 मिनट, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, काफी आसान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिर्फ आप कैलकुलेटर से भी इसे कर सकते हो। यहां से आ जाएगा e टू द पावर माइनस 0.35704 और जब इसे यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 69.97%, 0.6997, ठीक है। अब इसे परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारा R इज इक्वल टू R0। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से R इज इक्वल टू 69.97% ऑफ R0, मतलब R इज इक्वल टू 70% ऑफ R0, मतलब कि 80 मिनट में हमारे पास रिएक्शन का अमाउंट 70% बचा रह जाएगा रिएक्शन में ही, मतलब 30% कंप्लीट होगा रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा आंसर था, ठीक, ये हमारा तीसरा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्हेनियस इक्वेशन पे, और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन क्या था हमारा, अर्हेनियस इक्वेशन हमें बेसिकली क्यों पढ़ना पड़ा था, ताकि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसे हम एनालाइज कर सके, उसे हम डिटरमाइन कर सके कि टेम्परेचर बढ़ाने से एग्जैक्टली कितना रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमने रिएक्शन कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट जो है, उसका एज अ पैरामीटर यूज किया था। और जो इक्वेशन आया था हमारा अर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये था हमारा अर्हेनियस इक्वेशन। और जब इसको हमने नेचुरल लॉग ln ले लिया था, तो यहां से ln A माइनस EA बाई RT, और जब ln को हम log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारे यहां से log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक। ये था हमारा अर्हेनियस इक्वेशन। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100। जो अर्हेनियस इक्वेशन था, ठीक है, K इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA बाई RT, इसमें जो A था, ये क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखा है 100। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, एक्टिवेशन एनर्जी इज 19137 जूल पर मोल। EA की वैल्यू क्या दे रखी है 19137 जूल पर मोल, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट एट 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे।
मतलब टेम्परेचर क्या है हमारा 700 डिग्री सेल्सियस। इसे जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसे जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 273 इसमें जोड़ना है, ठीक है 379, ठीक है 273 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब इस टेम्परेचर पे हमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल, उठा के सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन के इस फॉर्मूले में पुट कर देना सारी वैल्यूज को, ठीक है। क्या होगा यहां से K इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना है 100 e टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 9137। अब देखो यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या ले रखा है जूल पर मोल, तो जो गैस कांस्टेंट R है इसकी वैल्यू क्या होगी जूल में ही होनी चाहिए, जूल पर मोल में ही होनी चाहिए। जो वैल्यू मैंने बता रखा था कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, हमें ये वैल्यू यूज करना है, ठीक है। 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है 73 केल्विन, ठीक है। अब एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो क्या है, इसका जो है वो फाइनल कैलकुलेशन करके इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अरहेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि जब हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, डेटा दिया रहेगा और हमें उनमें से एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो कैसे, अरहेनियस इक्वेशन का जो मेन यूज था वो क्या था कि जब हमें कोई एक टेम्परेचर T1 दे रखा होगा और उस टाइम रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है। एट टेम्परेचर T1 पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पता है। अब हमें टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, टेम्परेचर T2 तक ले जाएंगे, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसे हमें फाइंड करना। उसके लिए हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम अरहेनियस इक्वेशन का ही यूज करेंगे। क्या था K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व किए थे तो फाइनल जो हमारे पास आया था वो क्या आया था log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। एट T1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उस टाइम पे K1 हो जाएगा। एट टाइम T2 पे क्या होगा log K2 इज इक्वल टू log A। देखो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां से EA बनेगा 2.303 RT2, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा और ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। क्या करेंगे हम अब आगे, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या होगा यहां से log K2 माइनस log K1। अब देखो जब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे ना तो हमारे पास देखो log A जो है वो सेम है दोनों में, तो माइनस होने के बाद ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या बचेगा यहां पे हमारे पास माइनस EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इसके साथ आएगा और माइनस ऑफ EA बाई 2.303 RT1। और यहां से जब हम लॉग की प्रॉपर्टी जब इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, log A माइनस log B इज इक्वल टू क्या होता है log A बाई B log K2 बाई K1, ठीक है। यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या EA बाई 2.303 R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, ठीक है। अरहेनियस इक्वेशन में इस फॉर्मूले का यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कब, जब हमें एक गिवन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखेगा, हमें किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, उस टाइम पे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे,
ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि T1 27 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें इतना दे रखा है और T2 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे K2 की वैल्यू यहां पे दे रखी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहां पे दोनों टेम्परेचर पे जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट का वो दे रखा है। ठीक है, हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है जो मैंने अभी लिखवा रखा है, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 RT 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। उठा के सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देनी है, सीधा आंसर मिल जाएगा यहां से। लॉग K2 की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, K1 की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई R क्या होगा, R की वैल्यू क्या है यहां पे यूज होगी 8.314 1 बाई T1। अब देखो T1 जो है यहाँ डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसे हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 300 केल्विन, 273 हमें ऐड करना होता है सिर्फ। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा 400 केल्विन, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 300 माइनस 1 बाई 400। ठीक है, इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा, देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 5 को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 10, लॉग 10 इज इक्वल टू क्या हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी EA डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे ठीक है तो क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर जो माइनस करने के बाद बचेगा वो कितना बचेगा हमारा 100 और नीचे 400 मल्टीप्लाइड बाई 300, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसे जब फाइनली लिखोगे तो क्या बचेगा यहाँ से 10 EA बाई 2.303 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करोगे EA, अब देखो इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी क्योंकि लॉग का बेस भी 10 है और वैल्यू वो ब्रैकेट में जो होती है वैल्यू वो भी क्या है 10 है, और यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा जूल पर मोल में, फाइनली हमें आंसर मिलेगा जो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगा 22976 जूल पर मोल, इसका आंसर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक, ये था हमारा अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, K2 एट T2 पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। इसमें हमने लगभग हर एक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।